गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जलवायु प्रदेशों में चौथे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं उष्ण रेगिस्तानी जलवायु प्रदेश, या इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु प्रदेश, जिसे सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश के उपनाम से भी जाना जाता है। तो आज इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है, इस जलवायु प्रदेश का विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, सबसे बड़ा इसका जो विस्तार पाया जाता है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ये क्षेत्र है जिसको हम लोग कहते हैं सहारा डिजर्ट एरिया, यहाँ पाया जाता है। फिर अफ्रीका महाद्वीप में ही यहाँ पर एक डिजर्ट है जिसको कहते हैं कालाहारी डिजर्ट। ये कालाहारी डिजर्ट है और इसके वेस्ट में है ये नामीब डिजर्ट। नामीब डिजर्ट की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये नामीब डिजर्ट वेस्टर्न कोस्ट साइड में पाया जाता है, अटलांटिक महासागर के तटवर्ती क्षेत्र में। यहाँ इस पे एक समानांतर समुद्र के समानांतर जो नामीब डिजर्ट है, ये विश्व का सबसे प्राचीन डिजर्ट है, यानी कि नामीब डिजर्ट विश्व का सबसे प्राचीन डिजर्ट है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर, ये जो है डिजर्ट, इसको कहते हैं ईस्टर्न डिजर्ट या पूर्वी रेगिस्तान, और इसी के नीचे है नूबियन डिजर्ट। ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य जो मरुस्थल है। फिर ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं अरबिया डिजर्ट या अरब रेगिस्तान, ठीक है। साथ में जो ईरान में भी है दस्तेलूज एवं दस्ते कबीर डिजर्ट एरिया, ये भी आ गया। भारत और पाकिस्तान में संयुक्त रूप से है थार का रेगिस्तान, ये क्षेत्र आ गया। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया का ये पूरा भाग एक रेगिस्तान के रूप में है, जिसमें कई छोटे छोटे रेगिस्तान है, जिसमें ग्रेट सैंडी डिजर्ट है, विक्टोरिया डिजर्ट है, फिर गिब्सन डिजर्ट है और बाकी बहुत डिजर्ट हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ थ्रस्ट कहा जाता है। उसका मुख्य कारण है कि इस भाग में वर्षा होती ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग में वर्षा बहुत कम होती है। और एक क्वेश्चन जान लीजिए कि जो 7 महाद्वीप हैं हमारे पास, जिनमें अंटार्कटिका महाद्वीप तो हैबिटेटेड नहीं है या वासित नहीं है, लेकिन जो 6 वासित क्षेत्र हैं उनके कुल रेशियो में रेगिस्तानी क्षेत्र का सबसे अधिक विस्तार ऑस्ट्रेलिया में है। यानी कि अगर कुल क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्र के रेशियो को एक दूसरे से कंपेयर किया जाए तो रेगिस्तानी क्षेत्र बहुत अधिक है अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा। ये देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी डिजर्ट एरिया का विस्तार है। फिर देखते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका में यहां एक मरुस्थल जिसका नाम है अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा डिजर्ट। ये अटाकामा डिजर्ट की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये विश्व का सबसे शुष्कतम रेगिस्तान है। यहां पर 5 वर्ष 10 वर्ष तक भी कोई वर्षा नहीं होती है, बहुत रैंडम, कभी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, कभी 5 साल 10 साल में वर्षा हो जाती है। तो इसको कहते हैं ड्राइएस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। ये है आपका अटाकामा डिजर्ट। दूसरा हो जाता है, यहां पर अमेरिका में डिजर्ट है, यहां पर कई डिजर्ट हैं। जैसे एक है मोजावे डिजर्ट जो यूएसए में पाया जाता है, फिर आपका है सोनरन डिजर्ट जो मैक्सिको में पाया जाता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ग्रेट बेसिन भी एक डिजर्ट है। यहां पर एक जगह है जिसको कहते हैं डेथ वैली, जिसको कहते हैं मृत घाटी, डेथ वैली। ये जो उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया स्टेट है उसी के साउथ वेस्ट में है डेथ वैली। इसका डेथ वैली नाम कैसे पड़ा कि जो गोल्ड रश था यहाँ पे, यानी कि सोने की खोज भी जब निकली तो बहुत से लोग यहाँ पर गए और डेथ वैली में एक ग्रुप गया था जिसमें से कई लोग मर गए। तो उसमें से एक व्यक्ति बचा, वो सामने पीछे से मुड़ के देखा इस वैली को और उसने कहा बाय बाय डेथ वैली या गुड बाय डेथ वैली। तो वहां से इसका नाम डेथ वैली पड़ गया, ठीक है। डेथ वैली में क्या है कि अब तक का जो रिकॉर्डेड सबसे अधिक तापमान रहा है वो यहाँ लीबिया में अजीजिया में माना जाता है, लेकिन ये माना जाता है कि गलती से रिकॉर्ड हो गया था। वास्तविक टेम्परेचर सबसे अधिक आज तक का जो रिकॉर्डेड है वो डेथ वैली में ही, ठीक है। एक चीज और जान लेते हैं कि यहां पर एक देश है इजराइल। इजराइल में एक डिजर्ट है जिसको कहते हैं नेगेव डिजर्ट। नेगेव डिजर्ट की विशेषता है कि ये कुल इजराइल के लगभग 60 to 70% एरिया पर एक्सपेंड किया हुआ है, फैला हुआ है। लेकिन इसकी विशेषता है कि नेगेव डिजर्ट को इजराइल ने एक जिसको कहते हैं कि डिजर्ट से धीरे धीरे इसको कल्टीवेटेड लैंड के रूप में परिवर्तित कर दिया है या कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तो एक एग्जांपल यहां पे जान लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा डिजर्ट सबसे ज्यादा मानव द्वारा एग्रीकल्चर या कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। तो वो है नेगेव डिजर्ट
जो इजराइल में है। दूसरा एक क्वेश्चन होता है कि विश्व का सबसे अधिक घना बसा कौन सा डिजर्ट है या कौन सा मरुस्थल है जो विश्व में सबसे अधिक घना बसा है, तो वो है थार का रेगिस्तान। थार के रेगिस्तान जहां पे विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती, सबसे अधिक घना पाई जाती, डेंसिटी पाई जाती है, वो है थार का रेगिस्तान। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने रेगिस्तान के बारे में चर्चा कर ली कि जो विश्व में जो रेगिस्तान है। अब देखिए, इन रेगिस्तानों के यदि अक्षांशीय विस्तार को देखा जाए, तो मैप को हटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। यदि उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तान जिसको हम लोग कहते हैं सहारा तुल्य जलवायु, या इसको कहते हैं उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, इसकी यदि विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड 15 डिग्री अक्षांश नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री नॉर्थ के बीच पाया जाता है। ये 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं ये वैरी किया हुआ, अफ्रीका में ही ये वैरी किया हुआ है, बट एक सामान्य इसका विस्तार जो है इतना पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में भी लगभग ये 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। यानी कि यह उत्तरी गोलार्ध में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य इसका विस्तार है, और दक्षिणी गोलार्ध में 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में इसका विस्तार है। थोड़ा सा वैरी है इधर से उधर। अब देखिए ये है क्या, एक सामान्य रूप से इसकी विशेषता देखी जाती है कि यदि सहारा मरुस्थल को छोड़ दिया जाए, क्योंकि सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका के बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है, वो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका के पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ है, लेकिन इस अपवाद को छोड़ दिया जाए तो देखा जाएगा कि जो उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी भाग है ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही फैला हुआ है, और पश्चिमी भाग में भी खासकर एक अक्षांश के बीच है, चाहे वो थार का मरुस्थल हो, चाहे अरेबिया का मरुस्थल हो, या अरब का मरुस्थल हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल हो, चाहे वो दक्षिण अमेरिका का अटाकामा मरुस्थल हो, या उत्तरी अमेरिका के मोजावे या सोनरोन डिजर्ट हो, ये सब कुछ महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इसी तरह से अफ्रीका में चाहे वो नामीबिया का डिजर्ट हो, या जिसको नामीब का डिजर्ट कहते हैं, ठीक है, ये महाद्वीपों के लगभग पश्चिमी भाग में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि इस डिजर्ट के बनने का मुख्य कारण क्या है, इस डिजर्ट का निर्माण कैसे हुआ। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी रेगिस्तान हैं ये वास्तव में हमेशा ही रेगिस्तान नहीं रहे हैं, ये इनमें बदलाव आता रहता है। जैसे माना जाता है कि जो थार का रेगिस्तान है भारत का, ये लगभग 4000 साल पहले एक फ्लरिश एरिया था, यानी कि बहुत हरा भरा था। यहाँ पे जो पूरी जैव विविधता थी वो थ्राइव रूप में थी, बिल्कुल हरी भरी और संपन्न अवस्था में थी, और यही कारण है कि यहाँ पे सिंधु घाटी जैसी सभ्यता पनपी। लेकिन कुछ कारण से ये जलवायु बदलकर मरुस्थलीय जलवायु के रूप में परिवर्तित हो गई। इसी प्रकार कहा जाता है कि सहारा रेगिस्तान आज से लगभग 25,000 पहले बहुत ज्यादा घना या हरा भरा क्षेत्र था। जैसा सहारा के बाद सवाना घास का क्षेत्र है, हरा भरा है, वैसे ही कभी सहारा मरुस्थल हरा भरा था। लेकिन कई कारण है इसमें। एक तो कहा जाता है कि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में थोड़ा सा परिवर्तन आया, तो इससे क्या हुआ कि रेगिस्तान बन गए या रेगिस्तानों का निर्माण हो गया, या बड़े पैमाने पे जलवायु परिवर्तन हुआ। फिर कहा जाता है कि जो जलवायु परिवर्तन है इसके कारण भी सहारा रेगिस्तान या थार के रेगिस्तान का परिवर्तन हुआ है। और आगामी वर्ष में माना जाता है कि 15,000 साल बाद, यानी कि आज से 15,000 साल बाद फिर से सहारा रेगिस्तान एक हरे भरे क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और इसी तरह से कहा जाता है कि आने वाले 20,000 वर्षों में जो थार का रेगिस्तान है वो भी एक हरे भरे क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो पहली बात ये जान लेते हैं कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं ये परमानेंट नहीं है, इनमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब आते हैं कि ये रेगिस्तान बने क्यों, इनके पीछे क्या रीजन है। तो सबसे बड़ा कारण माना जाता है इन रेगिस्तानों के पीछे कि ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में पड़ते हैं। यानी कि जब पृथ्वी को दाब पेटियों के अनुसार बांटा जाता है तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो होता है, जो भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के मध्य में होता है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है, इससे कहते हैं लो प्रेशर एरिया या निम्न वायुदाब क्षेत्र।
फिर जो ये एरिया होता है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इसी तरह से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे कहा जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, ठीक है। और इसी तरह से दक्षिण में इसको भी कहा जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। यहां पर हाई प्रेशर होता है, उच्च वायुदाब होता है। यहां पे क्या होता है कि भूमध्य रेखा से वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यहां पर अवतलित होती है, यानी कि वायु धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ उतरती है। तो उस कारण से ये यहां की जो मौसमी दशाएं हैं उनमें स्थिरता आ जाती है। क्योंकि वर्षा होने के लिए जरूरी है कि वायु नीचे से ऊपर की तरफ उठे, यानी इसमें वायु में एक तरह से हो कि आरोही हो, ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़े और साथ में इसमें निश्चित दर से तापमान की कमी हो, वो संतृप्त हो, संघनन हो और वर्षा होगी। लेकिन यहां पे क्या होता है कि वायु नीचे से ऊपर से नीचे वायुमंडल से धरातल पे उतरती है और धीरे धीरे गर्म होती है, यानी कि वायुमंडलीय स्थिरता पाई जाती है। पहला तो ये रीजन होता है। अब जिन लोगों को ये वायु का अवतरण समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछली वीडियो मैंने बताया हुआ है कि कैसे वायु का आरोहण या अवरोहण होता है और किस तरह से वायुदाब की स्थिति बदलती है, उसको आप देख लीजिएगा। इसको बहुत डिटेल में बताने पर फिर वही रिपीटेशन होगा इसका। पहला कारण तो यह है कि यह उच्च वायुदाब क्षेत्र में पड़ता है। दूसरा कारण है कि जो ITC-Z होता है, अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र, वो अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र होता है कि जहां पर व्यापारिक हवाएं आकर मिलती हैं, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं मिलती हैं और जहां पे दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं मिलती हैं, इस क्षेत्र को कहा जाता है अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र। बहुत टेक्निकल रूप से नहीं जानते हैं इसको हम लोग, बस सामान्य रूप से जानते हैं, ठीक है। अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र, इस क्षेत्र के बाहर ये पड़ता है तो इसलिए यहां वर्षा नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा होता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पड़ता है, जो व्यापारिक हवाएं होती हैं वो महाद्वीपों के पूर्वी भाग पे ही पड़ती हैं, तो ज्यादातर नमी वो पूर्वी भाग पे ही वर्षा के रूप में छोड़ जाती हैं और बाहर जो आगे हवाएं इसके बढ़ती हैं तो इन हवाओं के साथ नमी नहीं होती है तो वर्षा नहीं होती है, तो इसलिए इस रेगिस्तान का निर्माण होता है, ठीक है। और एक कारण और देखा जाता है, जो पश्चिमी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पे जो रेगिस्तान पाए जाते हैं उसका मुख्य कारण है कि उस क्षेत्र में ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं जिनको कहा जाता है कोल्ड करेंट्स होती हैं, ठीक है। ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं। इस ठंडी महासागरीय धाराओं के कारण वहां पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है, जिस कारण वहां पर वर्षा नहीं होता। यही कारण है कि चाहे वो अटाकामा डिजर्ट हो दक्षिणी अमेरिका का, या उत्तरी अमेरिका का सोनोरोन डिजर्ट हो, या मोहावे डिजर्ट हो, इसी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में पश्चिमी सहारा का डिजर्ट हो, या फिर जो नामीब डिजर्ट है, और इसी तरह से थार रेगिस्तान हो भारत का, या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का डिजर्ट हो। इसके होने का मुख्य कारण है कि इन तटीय भागों पर ठंडी जलधा महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती हैं, जिस कारण यहां पर उच्च वायुदाब, आप मैप में देखेंगे तो बिल्कुल दिखाई देगा, यहां पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिखाते हैं आपको। देखिए यहां पर क्या होता है कि यहां पर हम्बोल्ट ठंडी जलधारा, जिसको पेरू ठंडी जलधारा कहते हैं, इस ठंडी जलधारा के कारण यहां पर उच्च वायुदाब का विकास हो जाता है और यहां पर वर्षा नहीं होती है। यहां पे क्या होता है, यहां पे भी एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, उसके कारण अब इसका कई नाम है, जैसे अलास्का ठंडी जलधारा भी कहते हैं इसको, या कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा कहते हैं इसको, ठीक है। इसके कारण यहां पर उच्च वायुदाब का विकास हो जाता है, जिस कारण यहां वर्षा नहीं होती है। इसी तरह से यहां पर ठंडी जलधारा है, जिस कारण से यहां पर भी वर्षा नहीं होती है, या यहां पर उच्च वायुदाब का विकास हो जाता है। यहां पे कैनारी ठंडी जलधारा है, जिसके कारण यहां उच्च वायुदाब का विकास हो जाता है और वर्षा नहीं होती है। यहां पर भी ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, जिस कारण यहां पर उच्च वायुदाब का विकास हो जाता है और यहां वर्षा नहीं होती। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग कि ये जो तटवर्ती क्षेत्रों में जो रेगिस्तान है, इनके बनने का मुख्य कारण है कि यहां पर ठंडी महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती हैं, जिस कारण से यहां पर एक तरह से कहा जाए कि उच्च वायुदाब बन जाता है, और उच्च वायुदाब बनने से यहां पर वर्षा नहीं होती है। क्यों उच्च वायुदाब से? क्योंकि यहां पर उच्च वायुदाब से एंटी साइक्लोन बन जाता है या प्रतिचक्रवात का निर्माण हो जाता है, और प्रतिचक्रवात के सहारे वर्षा नहीं होती है, ठीक है। तो इनकी डिजर्ट के बनने का सबसे बड़ा कारण यही है। अब हम लोग आते हैं डिजर्ट की विशेषता के बारे में। तो यहां पर सबसे पहली विशेषता को लेते हैं, तापमान की क्या स्थिति है। इस क्षेत्र में तापमान जो होता है, देखिए यहां पर वर्षा बहुत कम होती है, तो यहां पे जो ऋतु होती है वो मुख्य रूप से दो ऋतु में होती हैं। एक होती है शीत ऋतु और एक होती है ग्रीष्म ऋतु।
ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि दिन के समय बहुत अधिक तापमान होता है, लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक तापमान पहुंच जाता है। ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाता है। लेकिन ये क्षेत्र क्या होता है कि यहां वर्षा नहीं होती है, बादल नहीं होते हैं, वनस्पतियां नहीं हैं। तो जब बादल नहीं होते हैं तो रात के समय पृथ्वी पार्थिव विकिरण के माध्यम से जब वापस अंतरिक्ष में ऊष्मा भेजने लगती है तो रात के समय यहां पर तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है। और कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति होती है कि दिन के समय 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, लेकिन रात के समय तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे पड़ जाता है। तो इसलिए यहां पर जो दैनिक तापांतर है वो बहुत ज्यादा होता है। और एक कहावत कही जाती है कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं वहां ग्रीष्मकाल की रातें सर्द रातों से भी अधिक कठोर होती हैं। ठीक है, क्योंकि आप दिन में तो इतनी भयंकर गर्मी का सामना करते हैं, लेकिन रात में उतनी कड़ाके की ठंड भी होने लगती है ग्रीष्मकाल में ही। और शीतकाल की विशेषता है कि शीतकाल में दिन में यहां पर औसत रूप से 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है और रात में यह गिर कर लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक हो जाता है। यानी कि यहां पर दैनिक तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है। साथ में वार्षिक तापांतर भी बहुत अधिक पाया जाता है, क्योंकि वर्ष में सबसे अधिकतम तापमान और वर्ष में सबसे मतलब शीत ऋतु में तो वार्षिक तापांतर भी बहुत अधिक होता है, दैनिक तापांतर भी बहुत अधिक होता है। तो इस रूप में ये देखा जाए कि जैसा हमने सवाना जलवायु में देखा था, मानसूनी जलवायु में देखा था कि दैनिक तापांतर भी बहुत अधिक होता है और वार्षिक तापांतर भी बहुत अधिक होता है, वैसा ही इसमें रेगिस्तानी या मरुस्थली भागों में भी दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो ये तापमान के रूप में देख लिया गया। अब आते हैं हम लोग इसके वर्षा के रूप में कि वर्षा वाली क्या विशेषता है या वर्षा से संबंधित इसकी क्या विशेषताएं हैं। ये ऐसा क्षेत्र है कि जहां वर्षा में बहुत ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है या विविधता पाई जाती है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वार्षिक वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे वार्षिक वर्षा की मात्रा 10 सेंटीमीटर से भी कम है। और जैसा हमने देखा कि जो अटाकामा, दक्षिण अमेरिका का अटाकामा डिजर्ट है, उस एरिया में तो कई साल तक 1 सेंटीमीटर भी वर्षा नहीं होती है। कई साल, 5 साल, 10 साल तक तो वर्षा होती ही नहीं है। तो ये क्षेत्र यहाँ की वर्षा में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है। कहीं वर्षा होती है, कहीं वर्षा एकदम नहीं होती है, बिल्कुल ड्राइएस्ट पड़ा रहता है सीजन। ठीक है, तो यही कारण है कि यहाँ की वर्षा के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता या कोई अनुमान नहीं किया जा सकता। ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वैरी करता रहता है। अब आते हैं इसकी वनस्पति के बारे में। अब वर्षा क्यों नहीं होती है इसका भी हम लोगों ने देख लिया था कि उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में पड़ता है ये। साथ में यहाँ पर प्रतिचक्रवाती दशाएं पाई जाती हैं, एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन पाई जाती हैं। इसके साथ साथ ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पड़ते हैं, जबकि व्यापारिक हवाएं पूर्वी भाग में ही वर्षा करा देती हैं। और आगे जब पड़ती हैं व्यापारिक हवाएं तो लगभग शुष्क होती हैं। ठीक है, और ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, जिस कारण प्रतिचक्रवाती या उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, तो यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। अब हम लोग आते हैं वनस्पति क्या है या जैव विविधता क्या है यहाँ की। देखिए, वनस्पति के लिए 2 चीज बहुत आवश्यक है। उसमें पहला है तापमान और दूसरा है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब वर्षा। यदि कहीं पर तापमान अधिक है, एप्रोप्रिएट है, और आर्द्रता की मात्रा भी अच्छी है, तो वहां पे वनस्पतियों का या जैव विविधता का विकास होगा या यहाँ पर जैव विविधता पाई जाएगी। अब ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पहले तो तापमान बहुत अधिक होता है, जो आइडियल कंडीशन है वनस्पतियों के विकास के लिए। लेकिन दूसरा जो आर्द्रता या वर्षा की मात्रा है ये लगभग शून्य है या बहुत कम है। तो आर्द्रता बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पे वनस्पतियां बहुत विरल हैं। और यहाँ की वनस्पतियां जिनको जेरोफाइट्स कहा जाता है या मरुस्थलीय वनस्पतियां कहा जाता है, इनकी विशेषता होती है कि इनके पास या तो पत्तियां होती ही नहीं है, अपने पत्तियों को ये कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, या पत्तियों को ये पल्प के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, या तना की तरह से परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे आपने कैक्टस देखा होगा, ठीक है, उसका मुख्य कारण होता है कि यहाँ के पौधे अपनी आर्द्रता को बचाए रखने के लिए या जो परजीवी अटैक करते हैं इनके ऊपर, जैसे बाकी जीव जंतु जो अटैक करते हैं, उनसे बचने के लिए ये क्या करते हैं कि अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं या फिर अपने आप को टॉक्सिक बना लेते हैं, जहरीला बना लेते हैं, जिससे इनकी पानी का कोई उपयोग ना कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जेरोफाइट्स वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, और यहां की वनस्पतियों की एक और विशेषता है कि इन वनस्पतियों की जड़ें बहुत गहराई में गई होती हैं। और किस लिए? पानी की तलाश में। और इनकी जड़ें कभी कभी 100 मीटर गहराई तक जाती हैं पानी की तलाश में। ठीक है, और
इनकी तीसरी विशेषता है कि ये बहुत बड़े पानी की मात्रा को अपने तना में संचित करके रखते हैं, जैसे कैक्टस होते हैं। ये अपनी तना में पानी को या जल को संचित करके रखते हैं ताकि इसका उपयोग कर सकें और अपने लिए फोटोसिंथेसिस के माध्यम से या प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण कर सकें। चूंकि यहाँ वनस्पतियां नहीं हैं तो बाकी जीव भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए आहार श्रृंखला ही यहाँ पे कमजोर है। बट कुछ छोटे इंसेक्ट्स वगैरह हैं या इस तरह के जो रोडेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैव विविधता में बहुत विपन्न है। ये जैव विविधता के मामले में यह उन क्षेत्रों में शामिल है जो बहुत ज्यादा हार्श रियलिटी वाले हैं या बहुत दुर्गम इलाकों के रूप में हैं या जो बहुत एडवर्स कंडीशन वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती है, बहुत विपन्न है जैव विविधता के मामले में ये। अब आते हैं यहाँ पे मानव की। तो जाहिर सी बात है कि यह क्षेत्र मानव के लिए बहुत एडवर्स कंडीशन है या कहा जाए कि एक तरह से प्रतिकूल परिस्थिति है। मनुष्य वहीं रह सकता है जहां पर उसे आइडियल तापमान हो, आर्द्रता हो, ठीक है, क्योंकि सरवाइव करने के लिए तो एग्रीकल्चर करेगा ही, ठीक है, या जो भी आर्थिक क्रियाएं करेगा। तो यहाँ पर ऐसा क्षेत्र ही है कि यहाँ पे तापमान बहुत अधिक दिन में हो जाता है, रात में बहुत कम हो जाता है। दूसरा यहाँ पे जलाभाव है, तो इसलिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं की जा सकती हैं या कृषि से संबंधित क्रियाविधि नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर जो मानव बस्तियां हैं वो बहुत कम है। लेकिन विश्व में रेगिस्तानों में भी मानव बस्तियां पाई जाती हैं। उसका कारण है कि यहाँ पर मरुद्यान पाए जाते हैं, ओएसिस पाए जाते हैं। मरुद्यान कि बीच रेगिस्तान में ही कोई वाटर सोर्स है या जल का स्रोत है तो उसके आसपास बस्तियां बन जाती हैं, या जो अंडरग्राउंड वाटर है वो किसी तरह से बाहर निकल रहा है या उसको कुएं के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है। तो इस तरह की सहारा के रेगिस्तान में बहुत सी बस्तियां हैं जो ओएसिस के आसपास हैं। दूसरा, कुछ ऐसे क्षेत्र रेगिस्तान हैं जहां पर खनिज पदार्थ मिलते हैं और उनकी खनन के लिए, उनकी माइनिंग के लिए भी बहुत सी मानव बस्तियां बसाई गई हैं। जैसे अटाकामा डिजर्ट में एक प्लेस है अरिक्का, वहां पे क्या है कि नाइट्रेट का बहुत अधिक उत्खनन किया जाता है। तो नाइट्रेट के उत्खनन के लिए वहां पर शहर बसाया गया है, लेकिन जब नाइट्रेट खत्म हो गया तो उस शहर को भी छोड़ दिया गया, जिसलिए उसको घोस्ट सिटी के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा, जैसे विश्व में एक देश है इजराइल, इसने एक टेक्निक डेवलप की है कि कैसे बहुत कम जल की मात्रा से ही फसलों का उत्पादन किया जा सकता है या पेड़ पौधों का रोपण किया जा सकता है, या रेगिस्तान में जल पहुंचाने के लिए बहुत कम कॉस्ट पे या बहुत कम लागत पे समुद्री जल को स्वच्छ जल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। जाहिर सी बात है कि ये सारे रेगिस्तान जो हमने देखे थे मैक्सिमम, उसमें सहारा को छोड़ दिया जाए और ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों को छोड़ दिया जाए, तो ये ज्यादातर कोस्टल एरियाज में है जहां पे समुद्र पास में ही है। यदि हम किसी विधि से कम लागत में समुद्री जल को स्वच्छ जल के रूप में परिवर्तित कर लें तो इन जो रेगिस्तान हैं यहाँ की जैव विविधता को हम इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हम संपन्न कर सकते हैं। इसका उदाहरण इजराइल ने दिया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम कोई इस तरह का टेक्निकल इनहेंसमेंट कर लें या बहुत उन्नयन कर लें, तो जिससे समुद्री जल को हम स्वच्छ जल के रूप में परिवर्तित कर लें, तो हो सकता है कि हम इस सिनारियो को बदल सकते हैं। थोड़े ही मात्रा में बदल सकते हैं, लेकिन बदल सकते हैं। और नहीं तो प्रकृति अपने आप बदल देगी। आने वाले कुछ हजार वर्षों में जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं वो हो सकते हैं कि हरे भरे क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाएं, और जो हरे भरे क्षेत्र हैं वो हो सकता है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में कन्वर्ट हो जाएं। तो हम लोगों ने आज देखा कि उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तान। एक सवाल आता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां कोई रेगिस्तान नहीं है? तो इसका उत्तर है कि जो यूरोप महाद्वीप है इसमें कोई ऐसा रिकॉग्नाइज रेगिस्तान नहीं है। हालांकि थोड़ा सा रेगिस्तान मिलता है नॉर्वे के साइड में, और उस रेगिस्तान के कैरेक्टर्स वैसे ही हैं जैसे सहारा रेगिस्तान के कैरेक्टर्स हैं। सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, वैसे ही नॉर्वे फिनलैंड के किनारे पे भी पाए जाते हैं, बट वो उनका क्षेत्र बहुत छोटा है, इसलिए उसको कोई रिकॉग्नाइज रूप में नहीं जानते हम लोग। तो यूरोप महाद्वीप है जहां पर कोई रिकॉग्नाइज या स्थापित रेगिस्तानी क्षेत्र नहीं है। ठीक है, एशिया में भी बहुत ज्यादा रेगिस्तान है, अफ्रीका में भी बहुत रेगिस्तान है, दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा डिजर्ट है जो उष्णकटिबंधीय, बाकी जो पैटागोनिया का क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है। तो उसको आगे कभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे आप करिएगा एक बार, और कोई भी फीडबैक देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे दीजिए, और बिल्कुल उस हिसाब से क्लास ली जाएगी। तो क्लास में ही आप करता हूं, नेक्स्ट क्लास हम लोग की होगी भूमध्य सागरीय जलवायु की। थैंक यू।